लेवल 10th। चलो पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ऐसे एसिड्स जो पूरी तरह से वाटर में, जब हम ऐसे एसिड्स को डालते हैं तो पूरी तरीके से आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं। ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गए हैं एंड थस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और जब आयन की फॉर्म में टूट जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। एक बात, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस बात को हम फॉर्मूला बेसिस से कैसे शो करेंगे? तो पहले लिखेंगे HCl ब्रैकेट AQ, एक्वस पानी में डाला ना, एरो, फिर H प्लस आगे ब्रैकेट में AQ प्लस Cl नेगेटिव आगे ब्रैकेट में AQ। Cl नेगेटिव आयन भी बनते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में क्या बनता है? H प्लस आयन। थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर HCl है, H और Cl, H एक है, एक एटम, Cl एक एटम, वो अलग बात है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया। पर जब H टूट रहा है, Cl टूट रहा है, तो हैं तो ये दोनों बराबर। तो सिर्फ हम H को क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे बाकी और भी हम एसिड पढ़ेंगे, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद वीक एसिड भी पढ़ेंगे, तो ये हो सकता है कि वीक एसिड वाले में और होगा भी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते। वो जो दूसरा किसी चीज़ के साथ कंबाइंड है वो नहीं टूटते हैं, आयन की फॉर्म में नहीं टूटते हैं, तो कम H प्लस आयन। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि ये वाले जो एसिड होते हैं, इनको जो पानी में डाला जाता है तो हर एक H Cl से अलग हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन हमें मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर H प्लस आयन से ज़्यादा मीनिंग है, ठीक है। हालांकि अभी ये भी पढ़ेंगे कि H प्लस आयन का एसिड होने से क्या लेना देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट इन द अबव इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन जो हमने बोला कि लिखेंगे कैसे इस बात को, indicates that hydrochloric acid is completely ionized to form ions। ओके, एक और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4। अगला एसिड नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो ठीक है भाई, कुछ केमिकल के नाम पता चल गए जिनको हम एसिड्स तो हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यानी इनसे हमें H प्लस आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ में कर पाएंगे। अब हो सकता है शायद इससे हम सेल वेल भी बनाएं, या हो सकता है वहाँ पर हमें H प्लस की ज़रूरत पड़े, या कुछ ऐसा चाहिए ताकि वहाँ पर जल्दी हो सके, ज़्यादा मिल सके और लंबी प्रोसेस हो सके। बात की बात है, जब देखेंगे कि कहीं है कि नहीं ऐसा कुछ। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बिकॉज दे आर फुली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। और ठीक है, इस वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। प्लीज नोट दैट द वर्ड स्ट्रॉन्ग हियर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कितना कोई चीज़, कोई केमिकल आयनाइज हुआ है, एंड नॉट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। जैसे यहाँ पर ये वर्ड हम यूज़ करते हैं एसिड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है करके, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि कितना
डिग्री का मतलब होता है भाई कितनी अमाउंट में या कितनी मात्रा में वो एक प्रकार से आयनाइज हो गया। ठीक है, कम आयनाइज हुआ या ज़्यादा आयनाइज हुआ तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हालांकि यहाँ पर भी कुछ सिमिलर मीनिंग जैसे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और कंसंट्रेशन, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर कभी ऐसे आता है कि स्ट्रॉन्ग रिफर्स टू व्हाट, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर हम इन वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें, अलग अलग कर सकें कि कंसंट्रेशन नहीं है, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को शो करता है। सिंपल, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस। अब ये कहते हैं, अब देखो क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो वो पूरे आयनाइज हो जाएंगे, और आयनाइज हो जाएंगे तो हमें वहाँ पर H+ से मतलब है। अब ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं सॉल्यूशन में, तो इससे होता क्या है, ये किसी दूसरे सब्सटेंस से बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है, एक प्रकार से उसे जुड़ जाता होगा या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता होगा, जैसा भी मिल रहा है, कुछ कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट करना मतलब, या कुछ भी जो बिहेवियर ये करेगा H+, तो ये दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट होता है। ये कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये मतलब है फिलहाल। दूसरे सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस के साथ, तो वो हैं सच एज मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, एक मेटल होते हैं, फिर मेटल के कार्बोनेट, जो कार्बोनेट के साथ मिल गए मेटल कार्बोनेट बनते हैं, बोलते हैं उसे, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब ऐसे मेटल जिनमें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कंबाइंड है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट, सिर्फ मेटल है तो मेटल, एटसेट्रा। अब इनके बारे में वो बाद में हम बात करेंगे अगर कहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर पॉइंट है, अब देखो यूज़ आ गया कि क्या जरूरत पड़ गई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंडक्टिविटी भी बहुत तेज होती है, आयंस होते हैं तो जल्दी जल्दी अब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स फटाफट आ जा सकते हैं, और कहीं जो हम सेल, केमिकल के सेल बनाए हुए होते हैं उसमें कहीं इसका कोई उपयोग तो नहीं है, और वहाँ थोड़ी आसानी और सुविधा तो नहीं है। तो ये कुछ बातें आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्यों वो बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा मात्रा होने से, कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा मात्रा होने से ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। थस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसलिए सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड आया तो इलेक्ट्रोड आएगा, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उनका संबंध हम यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। तो अभी आएगा इसको जब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जिसके अंदर ये क्या काम कर रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है करके। तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब है वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ लिया, वीक एसिड्स को भी पढ़ते हैं कि अब ये वीक एसिड्स में क्या है, और फिर जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कुछ फ़ायदा है तो वीक एसिड्स से क्या लेना देना, फिर हम हो गया उसका इस्तेमाल करते हैं। पर हो सकता है इसका भी इस्तेमाल कहीं है वीक एसिड्स से। एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, पूरी तरीके से जो आयोनाइज नहीं होते ऐसे एसिड्स, और किस में आयोनाइज, वही सेम H+ आयन कम प्रोड्यूस होंगे, and thus produces small amount of hydrogen ions is called weak acids. For example, अब ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो वीक एसिड्स हैं। पहला एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। ये पार्शली आयनाइज होता है, पानी में डालते हैं तो, और पार्शली आयनाइज मतलब कम मात्रा में, पार्शली जैसे आधा वाली बात बोलते हैं, बहुत कम। यहाँ पर आप समझेंगे कि बहुत कम मात्रा में ये आयनाइज होता है। सारा जो ये एसिटिक एसिड में H+ आयन होते हैं वो पूरे आयनाइज नहीं होते, कई नहीं होते, वो जुड़े ही रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो वाटर टू प्रोड्यूस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बहुत कम मात्रा में ये H+ आयंस देते हैं
इसीलिए इनको वीक एसिड कहते हैं। अब एसिटिक एसिड ये एक वीक एसिड हो गया, तो उसका फॉर्मूला CH3COOH। अब शो कैसे करेंगे, आगे ब्रैकेट में AQ बस पानी में डाल लें, और कुछ जानकारी इसके बारे में थोड़ा कि एक्चुअल में यहाँ पर एक कमाल की चीज़ हो रही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आगे की तरफ एरो, फिर उसी के नीचे पीछे की तरफ पे एरो, ये दोनों हम शो करेंगे। तो फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, CH3COO नेगेटिव एक्वस। इस टुकड़े को CH3COO नेगेटिव, इसको हम एसीटेट आयंस कहते हैं। अब एसिड्स कोई भी हो, उसमें जो भी उनका कॉम्बिनेशन होता है वो टूट रहा है, हमें मतलब H+ आयन से है। हम H+ आयन के आधार पर किसी को स्ट्रॉन्ग और किसी को वीक एसिड कह रहे हैं। इस वाले में जो ये एसिटिक एसिड था, इसमें भी हाइड्रोजन आयंस टूटे, आयनाइज हुए, पानी में घुले, पर कम मात्रा में मिल पाए। तो कम मात्रा में मिल पाए तो हमने से वीक एसिड कहा। शो कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं, और उसमें से पर्टिकुलर कुछ जानकारी दी हैं कि CH3CO नेगेटिव है, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम किया था एसीटेट आयन। एसिड कौन सा था, एसिटिक एसिड, और उससे बने एसीटेट आयन प्लस H+, और उसके आगे भी AQ एक्वस हाइड्रोजन आयंस, ये बने, ये से हम शो करेंगे। अब बताया जा रहा है वो डबल एरो की, डबल एरो रिवर्सिबल रिएक्शन वाली बात है। अब यहाँ मतलब क्या बैठ रहा है, तो ये कम कैसे ऐसा हो सकता है कि अब देखो यहाँ पर क्या बात बन रही है कि एसिटिक एसिड डाला पानी में, वो H+ में टूटा और एसीटेट आयन में टूटा। एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, इसको एसीटेट आयन, और H+ हाइड्रोजन आयन इसमें टूटा, फिर ये दोबारा वापस में मिल गया। अब जिसमें दोबारा वो वापस आपस में मिल गया, तो ऐसे में भाई H+ आयन तो कम ही मिलेंगे ना सॉल्यूशन में, उस पानी वाले सॉल्यूशन में कम मिलेंगे। तो ये बात कुछ हो सकती है। अब देखें कुछ लिखा है, क्या लिखा है, कहते हैं द डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द अबव इक्वेशन टेल अस दैट द एसिटिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। तो बस उसका मतलब वही है कि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं तो वापस मिल जाते हैं। अब ये था एक वीक एसिड। दूसरा वीक एसिड, एक और वीक एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। और एक और एसिड है सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का होता है H2SO3 फॉर्मूला, उसका केमिकल फार्मूला। ये आर ऑल्सो वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है। फिर से सेम, बिकॉज क्यों है, बिकॉज दे आयनाइज पार्शली इन वाटर, कम मात्रा में ये आयनाइज होते हैं पानी में, टू फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जिससे बहुत कम मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है। ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से वीक एसिड्स रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस। तो इस वजह से ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। कौन से सब्सटेंस के साथ, जैसे मेटल्स, फिर वही मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। एक बात आती है, क्या बात है कि हम जब सब्सटेंस बोल रहे हैं तो सब्सटेंस में मेटल बोल रहे हैं, मेटल कार्बोनेट्स बोल रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना कि इनका कहीं यूज़ हो रहा है, मेटल का कहीं यूज़ हो रहा है, और कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स का यूज़ हो रहा है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ हो रहा है। तो एक हद तक हम इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, इन एसिड से और वीक एसिड से। इनके बारे में हम इसको रिलेट कर रहे हैं, और फिर बाद में ETC एट्सेट्रा, है ना। पर बात यह है कि इनका यूज़ है ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल हैं, और इनको बचाने के लिए हम इस बात को समझ भी रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई ये ख़राब हो जाएंगे सारे के सारे। कौन ख़राब हो जाएंगे, मेटल ख़राब हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट ख़राब हो जाएंगे, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट ख़राब हो जाएंगे। पर वीक एसिड से तो नहीं होंगे, बहुत धीरे धीरे होंगे। अब वैसे एक बात और भी है कि अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को मान लेते हैं कि कहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, अगर हम उसे वीक बना सकें तो हमारे मेटल्स और ये सब बच जाएंगे। कैसे बनाएंगे ये बात अलग है, सोचेंगे, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कहीं पर होगा
देन वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो है। अब उसमें हाई का कारण क्या था, H प्लस आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इसमें H प्लस आयन वैसे भी कम मात्रा में होते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। थस ऑल द वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वहाँ वो बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो उन्हें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला। यहाँ वीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इन सबको बोलेंगे। कौन कौन से एसिड, कार्बोनिक एसिड है, सल्फरस SULPHUROUS सल्फरस एसिड, ठीक है, H2SO3 फॉर्मूला, कार्बोनिक H2CO3, ठीक है, ये H2CO3 है कार्बोनेट वाली बात, और वह H2SO3 है सल्फेट वाली SO3, ठीक है, सल्फरस हो जाता है। और इससे पहले था एसिटिक एसिड, ये अभी तक ये वीक एसिड आए, और वीक एसिड हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो प्लीज नोट दैट when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, अब किसी एसिड है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उसका, यानी कि बिल्कुल हाई उसमें कंसनट्रेशन है एसिड का, उसमें कुछ और नहीं मिक्सअप नहीं है, तो अगर हम उसमें पानी डालें, डाइल्यूटेड का मतलब हम उसमें पानी डाल रहे हैं बाय मिक्सिंग वाटर, देन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का कंसनट्रेशन और हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयन को हम कैसे करते हैं H प्लस, और दूसरा हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं H3O प्लस, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है, डिक्रीजेस। यानी कि अगर हम किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसनट्रेशन सॉल्यूशन है कोई एसिड का, या कंसनट्रेटेड एसिड है, उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं तो भाई पानी मिलेगा, मात्रा बढ़ेगी, तो ये तो जो वैल्यू हमने पहले से एसिड की डाली है वो हर जगह पर काम हो जाएगी। दूसरे ढंग से बताते हैं, पानी लो, पानी में नींबू पानी निचोड़ दो एक गिलास में, अब इस गिलास को बहुत बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो उसमें डाल दो, तो अब फिर से आप गिलास में उस बड़े से कंटेनर के जो ये पानी आपने मिलाया, नींबू पानी उसमें मिलाया, फिर पियो, कम खट्टा लगेगा ना, तो कम खट्टा लगेगा, यानी कि टोटल जो उसका पर यूनिट वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम का ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम का यानी उस पूरे में से एक टुकड़ा ले लिया, अपने बराबर टुकड़ा कर देता हो पर यूनिट वॉल्यूम, उसका एक लेंगे तो उसमें उसकी मात्रा कम हो जाएगी, घट जाती है। क्यों बताया जा रहा है, कंसनट्रेटेड एसिड है, पानी डाला, वो उसकी मात्रा घट गई तो रिएक्ट नहीं करेगा तो अलग बात। मेटल और मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में बात की, तो एसिड तो इंसानों में बहुत बुरा हाल होता है, तो बात आती है इंसान में, ये बात तो कैसे, मेटल नहीं है तो वहाँ पर कैसे, इन अदर सब्सटेंसेस या फिर इंसानों में भी ऐसा होता है, देखने में जलसा आ जाता है। बात यह है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो पानी डालो, एक तो सॉल्यूशन आता है जिससे कि थोड़ी उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। हर एक बात किसी न किसी पर्पज़ के लिए है, कुछ समझेंगे, कुछ जो दी हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब है किसी एसिड में, क्योंकि यहाँ पर वो दो बातें बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयंस, और हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन का दोनों का जो सिंबल फार्मूला है वो दोनों का अलग अलग है। एक में लिखा है H प्लस एक्वस, दूसरे में लिखा है H3O प्लस, तो दोनों में अंतर है, या हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, पर इनको और में लिखा या तो इसका कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन वो घट जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है। तो इसके बाद चलो एक और भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री में जो मिनरल से बनने वाले एसिड्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र्स, और फर्टिलाइज़र्स कई किस्म के होते हैं, लेकिन उसमें से कौन से फर्टिलाइज़र्स, जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब मिनरल एसिड्स में भी एक डाउट आता है कि भाई मिनरल एसिड का कोई क्या है, हम कैसे बताएं। एक सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ो, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों के तीनों मिनरल से बनने वाले एसिड हैं, तो मिनरल एसिड्स कहते हैं।
इनका यूज़ जान रहे भाई, यूज़ क्या है, करते क्या हैं इनसे हम लोग। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बता रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र्स, कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनका नाम, जो जैसे उनको हम कहेंगे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र ये होता है, इसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। पेंट होता है जो लगाते हैं दीवारों में, पेंट या अलग अलग चीज़ों में पेंट लगाते हैं, उनको भी बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। डाइज, ठीक है, डाइज कलरिंग करते हैं, जैसे केमिकल्स, कई केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है प्लास्टिक में सल्फ्यूरिक एसिड है। सिंथेटिक फाइबर, रस्सियाँ बनती है, नायलॉन जैसे इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट्स बनाने में होता है, और एक्सप्लोसिव में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट में भी सल्फ्यूरिक है, ध्यान देना, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें है। और वो अलग बात है कि अब वहाँ वो जुड़ गया है, तो कई चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। एंड कार बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले में। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर कार की बैटरीज बनाने में। तो यूजेस, अच्छा यहाँ यूज़ हो रहा है, बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड भी कुछ फर्टिलाइज़र बनाने पर, कौन से फर्टिलाइज़र, इसमें है अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम का आगे नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट लगा दिया, अमोनियम नाइट्रेट याद रखने के लिए। एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एक्सप्लोजिव, नाम है TNT, फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये एक्सप्लोजिव बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। डाइज बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा मिनरल एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल क्या है, स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, उस स्टील में गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन से पहले उसमें ऑक्साइड की परत होती है, ऑक्साइड फिल्म कहते हैं उसे। उस फिल्म मतलब परत को हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। बॉयलर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जमा जो गंदगी होती है उसको हटाने के लिए डाई स्टफ होते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेक्सटाइल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। लेदर इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। एक प्रकार से काफ़ी बिकने वाली चीज़ें हैं ये सब। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इन जगहों पर ये बिकेंगी, ये भी मतलब है। तो कोई भी इसे बनाता होगा और इतना लगातार कंजप्शन होता होगा। और उससे देखो कि आज के टाइम पर तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक्स, है ना, तो इनका कितना इस्तेमाल होता है, सोच के देखिए। इनको बनाया जा सके तो बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, तो ये हो गए मिनरल एसिड्स, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री, ये ख़त्म हो गए। नेक्स्ट में देखेंगे हम acids do not show acidic behavior in the absence of water. Next topic. Okay.